हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यह चैनल, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और यदि आप इन एग्ज़ाम्स के अलावा यदि आप रेलवे की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर में यह बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हंटर शिक्षा आयोग पे, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। आपको पता होगा कि मैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास पर एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने एपिसोड 1 में आपसे बात किया था 1781 से लेकर 1854 के बीच अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1854 के बाद जो वुड डिस्पैच लाया गया था 1854 में, उसके क्या क्या निष्कर्ष हुए, उसके क्या क्या रिजल्ट निकले, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1882-83 में एक आयोग लाया गया जिसको आप हंटर कमीशन कहते हैं, उसके क्या क्या सिफारिशें थी उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में, 1904 में लाया गया था। तो हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कलम और कॉपी उठा लें, आप हमारे साथ लिखते चलेंगे ताकि आपका एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं हम पहले टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। तो 1854 में जब वुड डिस्पैच लाया गया तो उसके क्या क्या निष्कर्ष निकले, उसके क्या क्या रिजल्ट आए, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि वुड डिस्पैच जब 1854 में लाया गया था तो उसके बाद, उसके ठीक 3 साल बाद, यानी 1857 में कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई। आपको पता होगा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास अंग्रेज़ों के केंद्र हुआ करते थे, व्यापारिक केंद्र, और बाद में आगे चलकर बंगाल को वो लोग अपनी राजधानी बनाते हैं, जो आगे चल कर के भारत की भी राजधानी बनती है। और भारत की राजधानी फिर बंगाल से, कोलकाता से 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन में दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वुड डिस्पैच की सिफारिश के बाद 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई। पहला ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास आज भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो आपसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा जाता है कि बम्बई विश्वविद्यालय क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो नहीं। क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? कई सारे बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालय में टिक कर देते हैं, उन्हें लगता है कि अंग्रेज़ों ने बनाया था और इतना नाम कमाया था कलकत्ता विश्वविद्यालय ने, तो शायद केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, वेस्ट बंगाल में एकमात्र केंद्रीय यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना करवाई थी 1916 से 17 के बीच में। तो आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। और इससे पहले ही, चूँकि 1857 में आया, तो 1849 में एक बेथुन नाम का व्यक्ति था, और बेथुन जो शिक्षाविद था, तो बेथुन ने एक स्कूल खोला था, कहाँ में? कलकत्ता में। तो बेथुन ने एक स्कूल खोला था, कहाँ में? कलकत्ता में, जिसका नाम था बेथुन स्कूल कोलकाता। और यह स्पेशली खोला गया था भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। किसके लिए? भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षाविद जिनका नाम बेथुन था, उन्होंने बेथुन स्कूल खोला 1849 में। कहाँ में? कलकत्ता में। अब देखो कि 1849 से लेकर के 1878 के बीच में कई सारे कॉलेजेस खोले जाते हैं, कई सारे स्कूल्स खोले जाते हैं महिलाओं के शिक्षा के लिए। और आगे आते हैं तीसरे, इसी समय में, इसी शासनकाल में, इसी पीरियड में, इसी कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में पूसा में, पूसा दोस्तों आज के बिहार के समस्तीपुर में है, तो पूसा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाता है जो कि कृषि विज्ञान पर आधारित होता है। आज के डेट में वह एग्रीकल्चर कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि बिहार में किस जगह पे कृषि विश्वविद्यालय अभी स्थित है, तो आप कह सकते हैं कि पूसा, जो कि समस्तीपुर जिला में स्थित है। और आगे आते हैं कि इसी समय में रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए, ठीक है, जो कि टेक्निकल कॉलेजेस के अंतर्गत आते थे। उसके साथ साथ आप देखो कि कई ऐसे ईसाई मिशनरी की स्थापना की गई जो हमारे यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे, लोगों को पाश्चात्य शिक्षा से अवगत करा रहे थे, अपने पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो था 5 पॉइंट वुड डिस्पैच के जाने के बाद ये सारे निष्कर्ष निकल करके आए।
अब हम लोग आते हैं हंटर शिक्षा आयोग की तरफ। अब देखो कि वुड डिस्पैच के बाद इतने सारे काम हो गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसी के लिए एक आयोग की स्थापना किया आगे के शिक्षा के विकास के लिए, और उसका नाम था हंटर शिक्षा आयोग। डब्ल्यू हंटर एक शिक्षाविद थे। डब्ल्यू हंटर के निर्देशन में 1882 में एक आयोग का गठन किया। इसी को हंटर कमीशन बोलते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं, इसका काम क्या था। अब देखो कि 1854 में जब वुड डिस्पैच आया था तो उन्होंने अपनी कई तरह की सिफारिशें रखी थी। तो उनके अंतर्गत उनके जितने भी सिफारिश दिए गए थे, प्रस्ताव दिए गए थे, तो क्या उन सारे पॉइंट पे काम किया गया था? तो उन सारे कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको हंटर कमेटी कहते हैं। इसका काम था वुड डिस्पैच के बाद कि विश्वविद्यालय में, कॉलेजेज में, माध्यमिक स्कूल में क्या क्या कार्य किए गए उनकी समीक्षा करना, उनका मूल्यांकन करना। क्लियर है? ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि हंटर शिक्षा आयोग कब आया था, तो आप टिक करेंगे 1882-83 में। किसकी अध्यक्षता में? तो डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे पॉइंट पे। इसका काम क्या था? कहता है कि इसका कार्य सिर्फ स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर तक था। ठीक है, तो हंटर शिक्षा आयोग जब मूल्यांकन कर रहा था किसका? वुड डिस्पैच का, तो इसके उतना ही अधिकार दिए गए थे कि आप केवल स्कूली लेवल के एजुकेशन को समीक्षा कर सकते हैं, क्या उस पर वर्क किया गया या नहीं किया गया। तो ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जाए कि स्कूल लेवल का एजुकेशन को चेक करने के लिए किस आयोग का स्थापना किया गया था, तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, और यह 1882 में आया था, जो कि वुड डिस्पैच के बाद का आयोग है। और आगे आते हैं कि जब हंटर शिक्षा आयोग आया तो इन्होंने जांच के बाद अपनी कई तरह के प्रस्ताव रखे, कई तरह के सिफारिशें रखी। तो उन प्रस्ताव को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा और लिखते चलिएगा। पहला इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दे सरकार। ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार को प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चूँकि हमारे यहाँ जो मेंटल बिल्डअप होता है वो कब से होता है? प्राइमरी लेवल एजुकेशन से ही। तो इनका पहला प्रस्ताव था कि ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और साथ में ही प्राइमरी जो शिक्षा हो वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो और वहाँ के लोकल लैंग्वेज में हो। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा कि सरकार को, ब्रिटिश सरकार को प्राइमरी लेवल के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और प्राइमरी लेवल का एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय भाषा में हो, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए। और आगे आते हैं, दूसरा इन्होंने जो सिफारिश रखा, दूसरा प्रस्ताव, वह कहा कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण जिला बोर्ड को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, उस समय के हर एक जिला में एक बोर्ड का स्थापना किया गया था, जिसका काम था उस जिला के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारे पाठशालाओं, सारे स्कूल का क्रियान्वयन करना, उसका नियंत्रण करना, उसकी समीक्षा करना, उसकी जांच एवं पड़ताल करना। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक पाठशालाएं जितनी भी हैं उनका नियंत्रण, उनका कंट्रोलिंग जिला बोर्ड को दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि यदि प्राथमिक पाठशाला का नियंत्रण डायरेक्ट गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा तो वहाँ से चीज़ें आने में बहुत देर हो जाएगी। लोग, ऊपर का व्यक्ति इतना नीचे नहीं आता है जांच करने के लिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि आप करोगे, जैसे आप पढ़ोगे मौर्यन डायनेस्टी, तो वहाँ पे देखो कि प्रशासनिक व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज नहीं करके सेंट्रलाइज किया गया था। लेकिन आगे जब आते हैं तो हमारे पास कई सारे डायनेस्टी हैं जो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, ताकि राजा केंद्र में बैठा रहे और उनके जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे जो जमींदार हैं, उनके काम को अप्रत्यक्ष तौर पे शासन स्थापित करें, टैक्स वसूल करके केंद्र में पहुंचा दें। तो इन्होंने सेम थ्योरी को अप्लाई किया, कहा कि जिला बोर्ड जो है, क्योंकि हर जिला में था, तो जिला बोर्ड प्राथमिक पाठशालाओं पर यदि नियंत्रण स्थापित करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट निकल सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा 2 खंड में होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 2 खंड में होनी चाहिए। आपको पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा जो है 1 to 10 के बीच होता है। ठीक है, जिसको आप सेकेंडरी कहते हैं। 1 से लेकर के 10 के बीच का जो एजुकेशन है, इसी को आप माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। अंग्रेजी में आप इसको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। और 10+2 को कहते हैं सीनियर सेकेंडरी, जिसको उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट देना चाहिए, 2 खंड में बांट देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि उस समय उच्चतर माध्यमिक की व्यवस्था नहीं थी। माध्यमिक के बाद
डायरेक्ट व्यवस्था थी कि आप विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, विश्वविद्यालय में कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो इसी वजह कर इन्होंने कहा कि नहीं, अब चूंकि माध्यमिक शिक्षा के बाद बच्चे डायरेक्ट विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो उनके पास लिटरेचर से भी संबंधित नॉलेज होने चाहिए, कि न केवल ऐसा हो कि केवल उनको कॉमर्शियल नॉलेज हो, केवल उनको व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाए। तो इसी वजह कर इन्होंने प्रस्ताव रखा कि नहीं, माध्यमिक शिक्षा 2 हिस्सों में होना चाहिए। पहला होना चाहिए साहित्यिक और दूसरा होना चाहिए व्यवहारिक। लिटरेरी होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। तो लिटरेरी क्यों? क्योंकि बच्चा आगे चल करके मान लो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की पढ़ाई होगी, तो लिटरेचर की पढ़ाई के लिए उनके पास थोड़ा बहुत बेस होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा विश्वविद्यालय में, शिक्षकों के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, पहला साहित्यिक में, लिटरेरी में, और यह लिटरेरी एजुकेशन यदि वो हासिल करेगा तो आगे चल करके उसको विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। जैसे व्यवहारिक ज्ञान किस लिए? ताकि इस ज्ञान के बल पे वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सके, अपना बिजनेस कर सके, अपना जॉब कर सके, अपना नौकरी कर सके और डेली लाइफ में वो एक अच्छे से कुशल इंसान की तरह व्यवहार कर सके, यानी जिसको भविष्य निर्माण, आप अपने भाषा में इसको मोरालिटी बोलते हैं, ठीक है, नैतिकता। तो 2 तरीके की बात कही उन्होंने, पहला साहित्यिक और दूसरा व्यवहारिक। व्यवहारिक किस लिए? व्यवसाय के लिए, नैतिकता के लिए, भविष्य निर्माण के लिए। और साहित्यिक किस लिए? ताकि आगे चल करके बच्चे को विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक क्लियर है? आगे आते हैं कि जब हंटर कमीशन ने इतने सारे प्रस्ताव रखे तो हंटर कमीशन पे काम भी किया गया, तो इसके क्या क्या रिजल्ट निकल करके आए उसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। तो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से वुड डिस्पैच के बाद इतने सारे निष्कर्ष निकल करके आए थे, कई सारे विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता थे, बम्बई थे, मुंबई थे, तो मद्रास थे, उसी तरीके से जब हंटर शिक्षा आयोग आएगा तो इनके प्रस्तावों के अब हम लोग बात करेंगे हंटर शिक्षा आयोग के तत्पश्चात उसके क्या क्या निष्कर्ष निकले, उसके क्या क्या रिजल्ट हुए। जैसे आप देखोगे कि वुड डिस्पैच के बाद कई तरीके के विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि 20 साल के अंतर्गत, ठीक है, हंटर कमीशन जाने के बाद 20 साल के अंतर्गत माध्यमिक तथा कॉलेज शिक्षा का विस्तार किया गया। माध्यमिक शिक्षा पे इन्होंने जोर भी दिया था। क्यों जोर दिया था? क्योंकि यही माध्यमिक शिक्षा पढ़ करके आगे बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में और जॉब प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि अगला आने वाला 20 साल में माध्यमिक शिक्षा जो है, स्कूली एजुकेशन है, उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रस्ताव रखा था और अपने प्रस्ताव में सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था किस पे? प्राइमरी एजुकेशन पे और माध्यमिक शिक्षा पे, जो कि दोनों का दोनों स्कूली एजुकेशन है। तो इसका निष्कर्ष भी निकलता है। और आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्यों बोला था? क्योंकि बच्चे आगे चलकर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उनको परेशानी ना हो। तो आप देखोगे कि इसी के अंतर्गत एक निष्कर्ष भी निकलता है और वह यह है कि 1882 में, ठीक है, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है, जो अभी वर्तमान में चंडीगढ़ में है और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है नेट पेपर 1 में कि पंजाब विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय? सेंट्रल है, स्टेट है, उसके बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ये क्या है? तो आप टिक कर सकते हो कि पंजाब विश्वविद्यालय पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है और इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। किसके पश्चात? हंटर शिक्षा आयोग के प्रस्ताव के बाद इसकी स्थापना की गई थी 1882 में। उसके बाद आप देखोगे कि जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है, उस किसको कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हंटर शिक्षा आयोग के बाद की जाती है, उसी के रिजल्ट के रूप में इसको देखा जाता है। और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लोकेटेड है और यह भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यह हंटर शिक्षा आयोग था टोटल कंप्लीट। मेरे रूप से यह मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो 1904 में लाया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप इसको बैकग्राउंड जान लीजिए कि इससे पहले यानी 1904 में अधिनियम लाने से पहले 1902 में
सर थॉमस रैले, उसको अब सर थॉमस रैले भी बोला जाता है हिंदी में। तो सर थॉमस रैले के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उसी आयोग ने सिफारिश दिया था। इस आयोग का स्थापना इसीलिए किया गया था ताकि हंटर कमीशन के बाद जितने भी कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा कर सके कौन, थॉमस रैले की अध्यक्षता वाला आयोग। तो इसी आयोग ने एक सिफारिश रखा कि 1904 में 2 साल बाद एक अधिनियम पारित होना चाहिए जिसको आप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो पहला सवाल आ सकता है कि किसके सिफारिश पे 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। तो आप कह सकते हैं कि सर थॉमस रैले की अध्यक्षता वाला आयोग जो कि 1902 में स्थापित किया गया था, उसी के सिफारिश पे यह इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया था जो कि अभी भी चल रहा है। और आगे आते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब 1904 में आया तो उन्होंने क्या क्या सिफारिशें रखी, क्या क्या उनका प्रस्ताव था, क्या क्या बातें उन्होंने कही थी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा। पहली बात, विश्वविद्यालय के फेलो की संख्या तथा समय कम करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले पॉइंट पे माफ़ कीजिएगा, पहला पॉइंट है यूनिवर्सिटी स्टडी प्लस रिसर्च फोकस। कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत पहली जो बात कही गई, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अध्ययन पे, पढ़ाई पे, और उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रिसर्च वर्क पे यानी शोध पे। ठीक है, तो इन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कि भारतीय विश्वविद्यालयों को या भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको अध्ययन प्लस रिसर्च वर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपसे सवाल आ जाएंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली सिफारिश की गई थी या किस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया था कि विश्वविद्यालयों को सबसे ज़्यादा फोकस स्टडी और रिसर्च स्टडी पे करना चाहिए। तो आप टिक कर सकते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। आगे आते हैं, दूसरा इन्होंने पॉइंट कहा कि विश्वविद्यालय के फेलो की संख्या तथा समय कम करना चाहिए। क्योंकि एक विश्वविद्यालय में कई फेलो रहते थे। फेलो कौन होते थे, जैसे आप अभी नेट क्वालिफाई करके फेलो बनेंगे रिसर्च फेलो, तो वही फेलो जो रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत ज़्यादा फेलो नहीं होना चाहिए, उससे प्रशासनिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न होता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत फेलो की संख्या कम कीजिए चूँकि फेलो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि रिसर्च का टाइम बहुत लंबा दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिसर्च का टाइम थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत रिसर्च फेलो की संख्या कम हो और उनके रिसर्च का समय भी कम किया जाना चाहिए। आप देखोगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो भी पहले 2 सिफारिश कर रहे हैं वो सब हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, विश्वविद्यालय एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इसका नाम ही इसीलिए रखा गया दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, यहाँ तक जो भी काम हो रहा था वो स्कूल लेवल एजुकेशन पे, माध्यमिक एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रूप से केवल और केवल विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पे सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, चूंकि सरकार के अंतर्गत ही सारे तमाम विश्वविद्यालय आते थे, तो सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया था विश्वविद्यालयों पे। इनका तीसरा प्रस्ताव था। और चौथा इन्होंने कहा कि सरकार को सीनेट मामलों में वीटो का अधिकार मिल गया। अब होता था क्या कि सीनेट एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार का विंग है, जो विश्वविद्यालय का विंग होता है, जो कानून बनाता है विश्वविद्यालय का, जो छात्र हितों के मुद्दों को उठाता है। उसके साथ साथ जो भी रिसर्च फेलो होते हैं या फिर विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके की एकेडमिक कार्यवाही होती है, एकेडमिक गतिविधियां घटती है, तो उन सारे में सीनेट का योगदान होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सीनेट के मामले में, यानी विश्वविद्यालय में जो भी कानून बन रहे थे, जो भी एकेडमिक्स वर्क हो रहे थे, उसमें सरकार को वीटो मिल गया। यानी सरकार अब अपने मन से जब चाहे जब हस्तक्षेप कर सकती थी, जब चाहे जब अपने मन से कानून बना सकती थी। और सीनेट यदि किसी चीज़ को पारित करता तो उसका विरोध करके उसे खत्म भी कर सकती थी। तो वीटो का अधिकार का अर्थ यही है कि सीनेट को जो अधिकार प्राप्त था वो अप्रत्यक्ष तौर पे सरकार के हाथ में चला गया। अब सरकार जब चाहती, जब सीनेट के जितने भी वर्ग थे उसको ध्वस्त कर सकती थी। आगे आते 5वें पॉइंट पे, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख प्रति वर्ष 5 साल के लिए खर्च होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत एक सिफारिश किया गया, किससे, ब्रिटिश सरकार से। कहा गया कि सरकार को 5 लाख रुपया प्रत्येक साल 5 साल के लिए, ठीक है आप ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपया प्रत्येक साल 5 साल के लिए, ठीक, खर्च करना चाहिए। किस पे, हायर एजुकेशन पे। मैंने क्यों बोला हायर एजुकेशन, आप देखो कि चूंकि इसका नाम ही है विश्वविद्यालय अधिनियम, तो सारा का सारा इसमें बात जो होगा वो विश्वविद्यालय से रिलेटेड होगा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगा।
ठीक है, तो यहाँ क्लियर रहिएगा। सवाल यह आ सकता है आपसे कि किस अधिनियम के अंतर्गत ये बातें कही गई कि 5 लाख रुपया ब्रिटिश सरकार को प्रति वर्ष 5 साल के लिए लगातार खर्च करना चाहिए। तो आप टिक कर सकते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अंतर्गत। आगे आते हैं, छठा पॉइंट इन्होंने कहा कि अशासकीय कॉलेज, जिसपे अशासकीय कॉलेज वो होते थे जिसपे सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अब क्या किया गया कि उस कॉलेज पे भी सरकारी नियंत्रण यानी डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं, गवर्नर जनरल यानी कि जो गवर्नर जनरल होते थे उस समय भारत के, वो उनका काम क्या था, विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय सीमा निर्धारित कर सकता है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत यह सिफारिश इन्होंने कर दिया कि भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वह किसी भी विश्वविद्यालय को, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसका क्षेत्रीय सीमा निर्धारित कर सकता है। यह पहले किसके पास था, यह विश्वविद्यालय के पास था, यह सीनेट के पास था, लेकिन अब यह अधिकार किसके पास चला गया, गवर्नर जनरल के पास। तो सवाल यह आ सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत यह बात कही गई कि किसी भी विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय सीमा गवर्नर जनरल निर्धारित कर सकता है। तो आप करेंगे टिक, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। और आज का, अब ये दोस्तों ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से रिलेटेड टोटल पॉइंट थे। और इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब लॉर्ड कर्जन आते हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं भारत में, ठीक है, तो कांग्रेस मौत की अपनी घड़ियां गिन रहा है, इन्होंने कर्जन ने कहा था, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, हमेशा यूपीएससी बीपीएससी नेट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि लॉर्ड कर्जन ने गुणवत्ता के नाम पे, ठीक है, गुणवत्ता के नाम पे यानी क्वालिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी पे सरकारी नियंत्रण और बढ़ा दिया। ठीक है, यह इन लोगों का तरीका था, क्योंकि ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने, कि क्वालिटी के नाम पे जितने भी यूनिवर्सिटी थे उस पर सरकारी कंट्रोल और बढ़ा दिया। ठीक है, और लास्ट का पॉइंट आज का, राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखिएगा, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अक्सर नेट के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि यह स्टेटमेंट किसका है, राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला यह अधिनियम था। यह स्टेटमेंट किसके बारे में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में है। यह स्टेटमेंट गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। तो आपसे सवाल आ सकता है कि यह कथन किसका है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। एक अलग फैक्ट मैंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने ही गांधी जी को इन्वाइट किया था, गांधी जी को लॉन्च किया था इंडिया में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा है, यह एपिसोड पसंद आ रहा है, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी यूपीएससी बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में इतिहास विषय शामिल है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपका सुझाव हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडियो में, वीडियो में या कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, उस पर हम अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।